हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस आप अटेंड कर चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे और काफ़ी हद तक मैनेजमेंट से फैमिलियर हो चुके होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही होगी। अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्लास की किसी भी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो हमें लिख सकते हैं। राइट। सो बच्चों, चलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आज और आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी कि हम लोगों ने कहाँ तक इस चैप्टर को कवर अप कर लिया है। सो बच्चों, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ तक हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में कंप्लीट किया था। और फिर से वही चीज़ कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमेशा जब भी हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, हम एक बार पीछे से चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट क्लास में चीज़ें पढ़ी उसकी एक्रोनिम्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो एक्रोनिम्स लिखिए, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को रिकॉल करेंगे आप लॉन्ग टर्म तक उसको अपने माइंड में रिटेन कर पाएंगे। सो प्लीज़ राइट डाउन ऑल द एक्रोनिम्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये एक ही टॉपिक कवर अप किया था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अपने फर्दर 3 डिविजन्स थे, जहाँ पर हमने मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस और प्रोफेशन से कंपेयर किया। तो अभी जो मैं आपको रीकैप दूंगी वो लास्ट क्लास का दूंगी, और जो पहली हमारी क्लास हो चुकी है उसका रीकैप आप लोग मुझे देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए, तो जब आप वो 4 टॉपिक का लिख ले एक्रोनिम, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का भी आपको जो एक्रोनिम पता है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन का, वो भी लिख के रखेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना जो प्रीवियस क्लास का है उसे नेक्स्ट क्लास तक याद कर पाते हैं। ठीक है, और हर बार जब हम इस तरीके से रिकॉल करेंगे ना, तो आप देखना कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि येस, हम लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ से शुरुआत की थी अपने टॉपिक की, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जिसमें आर्ट को हमने समझा कि आर्ट क्या होता है। आर्ट हमेशा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ स्किल्स रिलेटेड होते हैं, और वो जो हमारे स्किल्स है वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ है, जिसको हम स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपीरियंस से और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर हमने समझा कि फीचर्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं, एक्रोनिम आप लिख चुके होंगे ऑलरेडी। तो वहाँ पर आर्ट की एक्रोनिम थी पीपीटी, जहाँ पर पी का मतलब था हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और दूसरे पी का मतलब था प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और टी था हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज। और इन तीनों फीचर्स को हमने पहले समझा कि आर्ट के अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट होती है, जितने भी आपने कला है अपनी कला के साथ उनकी कोई थ्योरी भी है। और मैनेजमेंट के अंदर भी हमने ये चीज़ देखी कि मैनेजमेंट के अंदर भी इसी तरीके से बहुत सारी लिटरेचर जो है वो अवेलेबल है। तो पहला फीचर तो यहाँ पर पूरा हो रहा था। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब था कि अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। सेम चीज़ को दो डांसर्स, जो सेम डांस फॉर्म है, इसको 2 डांसर्स अलग अलग तरीके से परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी हमने ये चीज़ सीखी कि मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा होता है कि हर एक मैनेजर अपने गिवन सिचुएशन का जो सॉल्यूशन निकालेगा, या जो भी उसके सामने प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से निकाल सकता है। तो दोनों के अंदर ही हम ये कह सकते हैं कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सिंपल सी बात है कि अपनी आर्ट को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्रिएटिविटी आती रहेगी। वहीं पे अगर मैं मैनेजमेंट के अंदर बात करूँ तो ये चीज़ मैनेजमेंट के साथ भी जाती है कि यहाँ पर भी जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो डेली प्रैक्टिस करता है, जिससे उसको क्रिएटिविटी मिलती है, इमेजिनेटिव होता है, वो इनोवेटिव होता है। तो यस, ये वाला फीचर भी जो था मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट था। तो हमने कंक्लूजन निकाला दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। देन हमने साइंस के बारे में पढ़ा। तो साइंस ने हमें ये बताया कि साइंस एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जो बहुत सारे ट्रुथ और लॉ को एक्सप्लेन करता है, जहाँ पर सारी चीज़ें लेबोरेटरी में और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट की जा सकती हैं, प्रूफ की जा सकती हैं। फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ साइंस पढ़े, जिसके लिए हमने एक्रोनिम याद किया यूएसपी, यूनिवर्सल वैलिडिटी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन।
तो यहाँ पर हमने देखा कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ये कहता है कि साइंस के अंदर हर एक चीज का कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि अगर कोई आपको चीज इफेक्ट यानी कि कोई एक इफेक्ट देखने को मिला है तो उसके पीछे कोई ना कोई इसका कारण जरूर रहा होगा, जिसके लिए मैंने आपको बहुत 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 बेसिक एग्जांपल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, फिर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने ये पढ़ा कि जितने भी ये साइंस के लॉ बने हैं, प्रिंसिपल्स बने हैं, रातों रात नहीं बने हैं, इसके ऊपर बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस हुए हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, तब जाके हमने किसी प्रिंसिपल को यहाँ पर इवॉल्व किया। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल को आप लेबोरेटरीज में टेस्ट कर सकते हो, आप इनके रिजल्ट्स या आउटकम को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, हर जगह पर ये सेम होते हैं, तो इसलिए इनके यूज को, इसके एप्लीकेशन को वैलिडिटी मिली हुई है यूनिवर्सली। पर जब इन्हीं फीचर्स को हमने मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किया था तो हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट के अंदर ठीक है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, यहाँ पे भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर भी हम साइंस की तरह अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। सो यस, ये तो हम कह सकते हैं कि पूरा पूरा ये जो फीचर है ये प्रेजेंट है। बट एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यस, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तब जाके आउटकम्स निकलते हैं। बट वो आउटकम सेम निकले ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं जो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि जो आउटकम्स है उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये वाला फीचर मैंने कहा था कि पार्शियली मेट होता है, इसलिए साइंस मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी इसीलिए ही नहीं मिलेगी क्योंकि आप यहाँ पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट वहीं पर आप साइंस के प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर पाओगे। तो कंक्लूजन ये निकला था कि मैनेजमेंट को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से साइंस है, बट ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है कि प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके साथ आपको एक स्पेशल नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। स्पेशल नॉलेज और स्किल्स के साथ ही आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब, लॉयर साहब और आपकी टीचर। उसके लिए हमने एक बहुत ही मोटिवेशनल एक्रोनिम यूज़ किया, विद राइट पैशन एवरीवन कैन अचीव सक्सेस, जिसके अंदर W था आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जितने भी आपके प्रोफेशंस होते हैं उनके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन ड्राफ्टेड है ऑलरेडी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी बुक्स इसके ऊपर छपी हुई रहती है, मतलब आपको पता होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आपको क्या क्या करना है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लेकिन किसी भी प्रोफेशन में आप ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते, वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम कह सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कह सकते हो, सर्टिफिकेट से कह सकते हो, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगा बेसिकली कौन रहा है, वही प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने हुए हैं यहाँ पर, जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स ये सब बनाता है, जिसको हम सभी को यहाँ पर फॉलो करना होता है। जैसे कि ICAI है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, और लॉयर्स के लिए होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देन उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो उन्होंने यहाँ पर ये डिवाइस किया हुआ है, डिज़ाइन किए हुए हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हर प्रोफेशन में रहकर आपको फॉलो करना है। अपने अपने प्रोफेशन के अपने अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सर्विस मोटिव, जितने भी प्रोफेशनलिस्ट हैं वो यहाँ पर सर्विस ऑफर करते हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कि एक लॉयर का टास्क था कि वो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाएगा। तो ये फीचर्स थे, इसको जो हमने कंपेयर किया तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो हमें मैनेजमेंट में मिलता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे आप कह सकते हो कि बुक्स पब्लिश हुई हुई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हम लोग मैनेजमेंट को पढ़ाते हैं, मोर ओवर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट में एंटर कर सकते हो। तो येस, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। बट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो येस, समहाउ कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही आपको एंट्री देंगे, बट ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना कि आपको मैनेजर बनने के लिए ये एग्जाम देना होगा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पहले फाउंडेशन देना है, इंटरमीडिएट देना है, फाइनल क्लियर करना है, ऐसा कहा गया है, बट मैनेजर बनने के लिए ऐसा कोई एग्जाम कहीं नहीं लिखा गया है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट पूरी तरीके से नहीं पूरा होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन भी इनका कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जो हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारे एसोसिएशन है जिसके बारे में बात करते हैं, बट किसी को भी ऐसा लीगल, आप कह सकते हो कि लीगल पहचान नहीं मिली हुई है कि हाँ यही जो है इस सब चीज़ों को संभालेगा, या इस प्रोफेशन के अंदर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये डिज़ाइन करेंगे। तो ये फीचर भी नहीं था। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो फिर है ही नहीं, क्योंकि कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है पर्टिकुलर, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे जो है नहीं बन पाए। सर्विस मोटिव, ठीक है, कुछ जगहों पर जो मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, बट स्टिल जब वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं तो वो अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड भी कर रहे हैं रीजनेबल प्राइस पे, तो प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पर। तो इसलिए ये भी कह सकती हूँ मैं कि ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर हमें नहीं प्रोफेशन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो मैनेजमेंट के लिए हमने कंक्लूजन निकाले कि ये प्रोफेशन तो है बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है।
तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर तक पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे अपने स्कूल से ही, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसको आप सबसे ज़्यादा देख रहे होते हो, जिसको आप कह सकते हो कि डेली बेसिस पर ही देख रहे हो। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। देखो, आप तो वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, बट उस स्कूल को मैनेज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, जिसे कोई भी एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, एक अकेला प्रिंसिपल उस स्कूल को नहीं चला सकता। तो आपने देखा होगा कि उस स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग कंडीशन में आपको दिख रहे होंगे। तो उसमें एक लोग तो ऐसे हैं कि जिनके आने पर चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, सब लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। सब लोग अगर बैठे होते हैं तो खड़े हो जाते हैं। सब लोग मतलब सब लोग। और जो एसी वाले कमरे में बैठते हैं, जिनके लिए अलग से कमरे बने हुए होते हैं और आराम से वो बैठते हैं। पता चल रहा है ना किसकी बात कर रही हूं मैं। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपके स्कूल में ऐसे कौन लोग होंगे? आपके स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन, है ना। बट ये लोग बहुत ही कम होते हैं, यानी कि इनका जो नंबर है ऐसे लोगों का जो हाई प्रोफाइल में कह सकती हूँ होते हैं, ये थोड़े से कम होते हैं। उसके बाद कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि स्कूल को चलाने का काम कर रहे हैं, बट वो टीचर्स अभी नहीं है। उन टीचर्स के ऊपर भी कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सपोज करो जैसे कॉमर्स है, अब कॉमर्स में भी क्या होता है, वो लोग अपने कोऑर्डिनेटर्स बना देते हैं, इंचार्जेस बना देते हैं। उन्हीं टीचर्स में से कोई एक टीचर होगा जिसको वो क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे। अब उन टीचर्स को पहले उनकी सुननी है, फिर उससे ऊपर वाले भी उनके ऊपर है। तो ये वाले लोग भी जो होते हैं, ये आपके जो एसी के कमरे में बैठ रहे थे ना, उनसे थोड़ा सा जो इनका नंबर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है ना। ये थोड़े ज्यादा लोग होते हैं। और उसके बाद आते हैं वो टीचर्स जो डेली आपको आते हैं और पढ़ाते हैं, जो सिर्फ जिनका काम क्या है, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हैंडल करना। और ये आपको बहुत सारे नंबर में दिखेंगे, यानी कि टीचर्स आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा वैसे बच्चे होते हैं, बट अभी आपका जो लेवल है वो हमारे मैनेजमेंट में भी फिट नहीं हुआ है, ठीक है। दिखाऊंगी आपका लेवल भी अभी यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर है। आप भी है हमारे साथ, बिल्कुल, आपके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता है। तो बच्चे, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ना, ये है हमारे द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो लोग वो एसी वाले कमरे में बैठते हैं वो कौन है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद जो नीचे आपके स्कूल में आपको कोऑर्डिनेटर्स एंड चार्जेस दिखते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और जो टीचर्स आपके साथ रहते हैं और आपको पढ़ाते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और फिर हमसे नीचे हम आपके साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअल में काम तो बेटा आप ही कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं दोगे तो फिर हमारे पढ़ाने का भी क्या ही फायदा है। तो आप आ गए हमारे से जो नीचे वाला एक लेवल होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आप एक फॉर्म देख रहे हो, दिस इज द पिरामिड फॉर्म, ठीक है। और क्यों हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पिरामिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कितने जॉब पोजीशंस होती हैं हर एक लेवल पे। टॉप लेवल के अंदर आपको कम ही लोग देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इनको जगह भी कम दी है। उसके बाद मिडिल लेवल में इनसे थोड़े से ज्यादा लोग आ जाते हैं, और लोअर लेवल में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए इनको सबसे ज्यादा जगह चाहिए। और उसके बाद उससे भी ज्यादा जगह चाहिए हमारी पूरी वर्कफोर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक पिरामिड की फॉर्म में क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर इसका एक इंट्रोडक्शन दिया है। ये देखिए, ये है हमारा एक्चुअल डायग्राम हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है। बच्चे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोला गया दैट इट इज द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और या फिर अगर आपके पास हाइलाइटर है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। ये है हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सीधी सी बात है कि एक आपके स्कूल में प्रिंसिपल है। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। आपके स्कूल में प्रिंसिपल,
देन उसके अंडर काम करते हैं आपके टीचर्स, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि किसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है? प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी ज्यादा होती है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। तो आप ये देखिए कि जो प्रिंसिपल है उसके पास अथॉरिटी ज्यादा है और उसके पास ये राइट है कि उसके अंडर जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं वो उनको क्या कर सकता है? टास्क असाइन कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। तो यहाँ पर हम इसको एक नाम देते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो कहलाता है सुपीरियर, ठीक है। और जो टीचर्स यानी कि उनके अंडर जो भी लोग काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का एक रिश्ता। और वो रिश्ता कैसे आ पाता है? इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है विच बाइंड्स, जो बाइंड यानी कि बांधता है इंडिविजुअल्स को एज द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट, जो आपस में इन लोगों को ये बताता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट। जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर है, जिसके पास उससे कम अथॉरिटी है वो आपका सबऑर्डिनेट है, राइट। सो इट गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी की वजह से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स क्रिएट होते हैं। तो सिंपल सी बात, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर ये बताता है कि कौन किस लेवल पर है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके हाथों में ज्यादा अथॉरिटी और किसके हाथों में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो चलते हैं जरा आगे की तरफ। अब हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अब ये जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आप देखो इनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है। फिर उसके बाद वो अथॉरिटी मिडिल लेवल के पास होती है, मिडिल लेवल के पास वही अथॉरिटी लोअर और ऑपरेटिव लेवल के पास होती है। आप देखो ये जो अथॉरिटी का एरो है ये आपको डाउनवर्ड फ्लो होते हुए दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ये आपको कैसा फ्लो होते हुए दिख रहा है? डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड फ्लो का मतलब ये सीधी सी बात दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप अपने लेवल में नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे अथॉरिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी हमेशा इनके हाथों में ही रहती है। अब उसी तरफ अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरो देखें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरो आपको अपवर्ड जाता हुआ दिखेगा। कहाँ जाता हुआ दिखेगा? अपवर्ड जाता हुआ दिखेगा, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमेशा एक सबऑर्डिनेट ही अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है। कि जैसे जैसे आप अपने लेवल पे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आप कह सकते हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। विच मीन्स कम होती चली जाएगी का मतलब होता है कि जो टॉप लेवल है बताओ वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? एक वर्कफोर्स अपने ऑपरेटिव मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल है और फिर ऑपरेटिव मिडिल लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल लेवल टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये देखिए कि जो जिम्मेदारियां हैं सबसे ज्यादा वो आप कह सकते हो कि वो इनके कंधों पर है कि ये जो करेंगे उसका इम्पैक्ट ऊपर जाएगा। तो अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, ठीक है। अभी इसके डेजिग्नेशन जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने जनरली 3 ही लेवल्स पढ़ने हैं यहाँ पर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसे ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी कहेंगे आप इसे, और आप इसे सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं। हमें अदर नेम भी पता होने चाहिए। इसे सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 नाम बता दिए लोअर लेवल के, एक हो गया ऑपरेशनल लेवल और एक हो गया आपका सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल से स्टार्ट करते हैं बच्चे, वही हमारे हाई प्रोफाइल वाले। आप कह दो कि वो जो एसी में बैठने वाले लोग हैं हमारे, जो हाई प्रोफाइल है, जिसके आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं, जिससे सबको डर लगता है कह सकते हो, वो हमारे टॉप लेवल होते हैं। जिसमें कौन होते हैं, किसको अंडरलाइन करना है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको आप सीईओ कहते हो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे ही लोग यानी कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे, ये सारे ही लोग किसके अंदर आते हैं? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। बच्चे आपको ये डेजिग्नेशंस याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं ये डेजिग्नेशन?
क्योंकि जब केस स्टडी आती है तो केस स्टडी में वो इस तरीके से पूछते हैं कि सपोज कोई एक्स पर्सन है, वो जनरल मैनेजर है किसी कंपनी के अंदर, तो बताओ वो कौन से लेवल पे वर्क करता है और उसी के फिर फंक्शन। तो अगर आपने लेवल गलत आइडेंटिफाई किया तो आप फंक्शन भी गलत बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको डेजिग्नेशन पता होनी चाहिए। तो जहां भारी भरकम से नाम दिख रहे हो समझ लेना टॉप लेवल है। अब फंक्शंस पे आते हैं हम टॉप लेवल की। देखो भले ही ये हमारे एसी में रहने वाले लोग हैं, बट सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि इनके ऊपर ये चीज है कि इनको बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना है। जिसके हाथों में जितनी ज्यादा अथॉरिटी होती है उसी के बराबर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो उसको याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने जो एक्रोनिम बनाई वो कुछ अलग नहीं बनाई, क्योंकि कुछ टॉपिक्स में आप देख रहे होगे कि मैं एक्रोनिम ऐसी बना रही हूँ जो उनके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो उससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर हर एक चीज की आप थोड़ी अलग तरीके की एक्रोनिम बनाओगे ना तो शायद आपको वहां पे वो पॉइंट्स याद ना आए। तो यहाँ पर मैं जब एक्रोनिम भी बनाती हूँ तो मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि जो सेपरेट हेडिंग वाले टॉपिक्स हैं उसके लिए हम मजेदार सी एक्रोनिम बना सकते हैं। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके सेपरेट हेडिंग्स नहीं है, तो सेपरेट हेडिंग ना होने की वजह से हमें उन पॉइंट्स में से ही अपना एक्रोनिम बनाना है, तभी हम उन पॉइंट्स को याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बनाया बी रिस्पॉन्सिबल टू इंटीग्रेट, फॉर्मुलेट, एनालाइज द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई अगर तुम टॉप लेवल में काम करते हो तो उसके साथ ये याद रखो कि क्या करना है। टॉप लेवल में रहने के लिए प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल टू इंटीग्रेट, फॉर्मुलेट, एनालाइज द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपको व्हाइट कलर से टेक्स्ट दिख रहा है यही है हमारे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखो पहला वाला पॉइंट, to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization। कि भैया सबसे पहले तो देखो तुम्हें क्या काम करना है, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे यहाँ पर काम करने के लिए, तो उनको एक साथ लेकर आओ। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करो, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो अलग अलग डिपार्टमेंट की, तभी जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। अगर सारे टीचर्स को तुम मैनेज नहीं कर पाए तो किस तरीके से क्लासेस को मैनेज करोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है उनके लिए कि वो इंटीग्रेशन लेकर आए यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, टू बी रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा किस चीज के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। आपको ध्यान रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में, सर्वाइवल के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग आपको मेजर डिसीजन लेने होंगे। उसके अलावा और भी क्या ध्यान रखना है भाई, आपको एनालाइज करना है बिजनेस एनवायरनमेंट को। अगर बिजनेस चला रहे हो तो कौन देखेगा कि आसपास क्या हो रहा है और जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं, ये बात कौन देखेगा। जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज वो तो नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो सैलरी मिल रही है। ये चीज आपको देखनी है कि जिस इंडस्ट्री में या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहां पर आसपास क्या चल रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करो। टू फॉर्मुलेट द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ ना। जब आपको पता चल गया कि क्या चल रहा है, आपने अपने गोल सेट कर रखे हैं, तो वो गोल्स अचीव कैसे करोगे, उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, तुम्हें रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो वो बनाओ। और क्या करोगे, और भैया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है उन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे। भाई आप अपने बिजनेस में जो भी काम कर रहे हो उससे सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है, उस चीज के बारे में भी आपको ही सोचना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप लेवल को हम क्या समझाते हैं, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल टू इंटीग्रेट, फॉर्मुलेट, एनालाइज द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको परेशान करे। अब आते हैं बच्चे मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल मतलब अब थोड़ा सा एसी से बाहर आओ, थोड़ा कूलर में आ जाओ अब, ठीक है। तो जब पंखों की बारी आएगी तब वो भी बताऊंगी। तो जरा कूलर पे आओ। ऐसा स्टाफ है जो अभी फिलहाल अब कूलर में बैठा हुआ है। तो ऐसे कितने लोग होते हैं, कौन कौन से लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं डिविजनल हेड हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल हेड हो सकते हैं, या प्लांट सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं। मतलब कह सकते हो कि एक इंचार्ज जैसे होते हैं वो लोग ये होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, हमारा सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है और हमारा एचआर मैनेजर है। तो वो सारे जो लोग होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, देखो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक्रोनिम बनाई है आई कैन मोटिवेट। आई कैन मोटिवेट मिडिल लेवल वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये एक लिंक क्रिएट करते हैं। आप देखो ये जो टॉप
लेवल से लेकर, मिडल से लेकर आप लोअर तक जा रहे हो, उसके बीच में एक जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है लिंक क्रिएट करता है। ये टॉप लेवल वालों को भी संभालता है और ये लोअर लेवल को भी संभालता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट तो है टॉप लेवल का, बट ये सुपीरियर है लोअर लेवल का। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको बहुत अच्छे से काम करना है। तो इसके लिए क्या याद रखना है, आई कैन मोटिवेट, जहां पर मोटिवेट तो अपने आप में इसका एक फंक्शन है, और आई कैन से मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बनाई हैं। तो ये जो देखो, जो मेरी एक्रोनिम है उसे मैंने यहाँ पर अलग कलर से आपको शो किया है, तो आप बहुत इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो जैसे ये रहा, आई कैन मोटिवेट, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला फंक्शन, टू इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। भाई टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी, जो भी बातें समझाई होंगी, जैसे कि प्रिंसिपल ने जो बातें समझाई होंगी इंचार्जेस को, अब इंचार्जेस वो सारी चीजें टीचर्स को समझा रहे हैं। तो जो पॉलिसीज वहां से बनाई गई, उस पॉलिसी को जो आगे के लेवल से वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल करेगा। ये कॉपरेट करेगा अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में भैया सुख शांति से काम हो सके, कि बिल्कुल भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज का ये ध्यान रखेगा। और सारे लोगों के बीच में क्या बनाएगा, एक कॉपरेशन बनाएगा। टू असाइन द नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज को उनके काम बताएगा कि देखो आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये सारी चीजें मिडिल लेवल बताएगा। टू एंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी पर्सनल, हमारे पास यहाँ पे होता है ना एक एचआर डिपार्टमेंट, उसका काम क्या होता है भाई, ये ध्यान रखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग है भी या नहीं। उसके अलावा मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने गोल्स को अचीव करते रहें। सो इन दिस वे मिडिल लेवल मैनेजमेंट मोटिवेट। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आई कैन मोटिवेट। इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनल सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर अब कौन कौन लोग आते हैं, यहाँ पर आगे फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, मतलब जैसे कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे हमारे इंचार्ज, इंचार्ज के नीचे जो टीचर्स, ठीक है। अब इनके फंक्शंस के लिए भी हमें ऐसे ही याद रखना है, इंटरैक्ट, ओवरसी, क्वालिटी, वेस्टेज एंड सेफ्टी। क्या करना है, इंटरैक्ट एंड ओवरसी क्या, द क्वालिटी, वेस्टेज एंड सेफ्टी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक्रोनिम किस तरीके से यूज हो रही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरैक्ट करना है एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ। हम ही लोग तो हैं जो आपके साथ एक्चुअली इंटरैक्ट कर रहे हैं, और सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, कि जो भी इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल ने अब हमें दी, अब हम आपको देंगे, जो भी हमारे इंचार्जेस ने हमें बताया अब वो चीज हम आपको बताएंगे। और हम नजर रखेंगे, ओवरसी का मतलब क्या होता है, नजर रखना, हम नजर रखेंगे आपके ऊपर, और ये इंश्योर करेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो मेंटेन्ड रहे, और जो वेस्टेज है मटेरियल का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हमारे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आप लोगों की सेफ्टी का भी हम ध्यान रखेंगे कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपकी सेफ्टी का भी ध्यान जो है वो ये लोग रखते हैं। एज वेल एज आप एक पॉइंट ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई भी ग्रीवियंसेस है, कोई भी डाउट्स है, तो उसको भी ये लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी सा हमारा ये टॉपिक था। अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत इजी है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पर, अभी 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, सबके अपने अपने कुछ काम हैं। चलिए अब आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और जब आप 4th चैप्टर पे आएंगे अपनी इस बुक के, तो बस इन्हीं 5 चैप्टर के साथ हम लोगों को पढ़ना है। जो रिमेनिंग 5 चैप्टर्स हैं हमारे इस बुक के, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी, और मैंने पहली क्लास में आपको बोला था कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस का मतलब है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं। तो मैं इन्हीं फंक्शंस के बारे में वहाँ पे बात कर रही थी कि ये वो 5 फंक्शंस हैं जो एक मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। अब इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, देखिए समझते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है मम्मी के स्टाइल में। तो क्या हुआ कि घर में आ रहा है शादी का फंक्शन, तो मम्मी ने कहा कि शादी से पहले क्या क्या करना होगा, गेस्ट की लिस्ट बनानी है, मेन्यू डिसाइड करना है, मेहंदी वाले को बुलाना है, सब कुछ फिक्स करना है। यानी कि शादी से पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पर प्लान की जा रही हैं, सोच विचार हो रहा है ना। कुछ इसी तरीके से मैनेजर भी सब कुछ पहले से ही सोचता है। इसका मतलब पहले से सोचना, थिंकिंग इन एडवांस इज प्लानिंग, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। अब मम्मी ने क्या बोला भाई, मम्मी ने बोला बेटा तू डेकोरेशन का काम देख,
पापा खाना मैनेज कर लेंगे, भैया तुम डीजे से बात कर लो। सो दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना होता है, सबको उनकी ड्यूटीज बतानी होती है, सबको यहाँ पर काम सौंपना होता है, मीन्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वेरी गुड। चलो अब आगे क्या हुआ कि आपके किसी दोस्त ने एक नया कैफे खोला, और सारा काम खुद कर रहा था। तभी आप लोगों ने उसको जाके कहा कि अरे भाई स्टाफ तो रख ले, तू कैशियर भी है और तू शेफ भी है, अरे क्यों इतना कंजूस बन रहा है, चल चल जा और सारा स्टाफ रख के आ। तो यहाँ पर लोगों को रख रहे हो एज पर देयर स्किल्स या एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाफिंग। आगे देखो, आपके स्कूल के अंदर यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो टीचर आती हैं और आपको इंस्ट्रक्शन देती हैं, तुम ग्रुप में हो, तुम प्रेजेंटेशन बनाओगे, तुम बोलोगे, तुम सिर्फ खड़े रहोगे, तुम सिर्फ स्माइल करना। सो दैट्स डायरेक्टिंग, विच मीन्स कि डायरेक्टिंग आपको एक्शन में लेकर आ रहा है, डायरेक्टिंग आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपको कम्युनिकेट कर रहा है। समझ आया? चलो कंट्रोलिंग में क्या कहा। अब कंट्रोलिंग में क्या हुआ, पापा जी ने आपके मंथली पॉकेट मनी फिक्स करी थी, तो पापा ने कहा कि मंथली बजट तो सिर्फ 10,000 का है, और फिर 15 दिन बाद चेक किया तो 9th डेट पे ही सारा बैलेंस खत्म हो गया। इसका मतलब तुमने चीजों को कंट्रोल नहीं किया ना, सोचा था कुछ और हुआ कुछ, तो दैट्स कंट्रोलिंग। समझ आ रहा है बेसिक एग्जांपल से? चलो थोड़ा सा बुक को भी पढ़ लेते हैं। तो अब बुक की लैंग्वेज में अगर मैं प्लानिंग की बात करूं, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या करता है, हमें एडवांस में बताता है व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, क्या करना है और कैसे करना है, ये प्लानिंग में है। यानी कि प्लानिंग में हम पहले से ही चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे कि जब हम लोगों ने ये सोचा कि चलो अब हम बच्चों को BST भी पढ़ाएंगे सर के चैनल पे, तो हमने इस चीज़ के लिए प्लान किया ना, तो हमने बहुत एडवांस में चीज़ों को सोचा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब है कि पहले हम यहाँ पर एडवांस में गोल सेट करते हैं और फिर तरीके निकालते हैं कि उन गोल्स को कैसे हम अचीव कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें चैप्टर्स पढ़ने ही है, अभी सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन ही देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पर आप क्या कर रहे हो, टास्क को असाइन कर रहे हो, एस्टैब्लिश कर रहे हो रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कोई एक प्लान है जिसको आपको पूरा करना है, और इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझो ना, उन्होंने बोला था कि तू डीजे देख लियो, तू खाना देख लियो, तू डेकोरेशन देख लियो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टास्क असाइन कर रहे हो, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो। स्टाफिंग, अब स्टाफिंग क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम क्या कह रहे हैं, पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब, सही लोग सही जगह पर काम करें। आपने कैफे खोला है तो कैफे में जिस जिस जगह पर आपको जरूरत है उसके हिसाब से स्टाफ रखना है। चलो डायरेक्टिंग क्या है, इसके अंदर है गाइडिंग, लीडिंग, सॉरी ये लीडिंग है, लीडिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, कि हमने जो भी काम आपको दिया उसको आपको कैसे करना है, उसके लिए हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, लीड करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे। तो ये चल रही है ना डायरेक्टिंग। लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग क्या कहता है कि भाई तुमने गोल्स तो बनाए थे, बट उन गोल्स को कहां तक हासिल किया है, आप मॉनिटर करेंगे कि आप अपने गोल्स की तरफ कहां तक बढ़ पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में UT होने वाला है 20 मार्क्स का, उससे पहले आपने क्या किया, अपना खुद का एक टेस्ट लिया और उसमें आए आपके 16 मार्क्स। तो अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अभी भी आप 4 मार्क्स से दूर हो। सो दिस इज कंट्रोलिंग, जो आपको ये बताता है कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंच चुकी है आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, जिसके अंदर आप पहले से एडवांस में चीज़ों को सोचते हो। ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेज या ड्यूटीज को अरेंज करते हो। स्टाफिंग में आप अपने यहाँ पे लोगों को रखते हो। डायरेक्टिंग में हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना है, लीड करना है, मोटिवेट करना है। और कंट्रोलिंग में खुद को चेक करना है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। सो बच्चों, आज हमने 2 टॉपिक कवर अप किए यहाँ पर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ही टॉपिक बहुत सिंपल और शॉर्ट थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने ये चैप्टर कवर अप कर लिया है अपना यहाँ तक। अब बस हमारा एक ही टॉपिक बचा है। ये टॉपिक है, उसके अलग अलग पार्ट्स है, कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। सो यहाँ तक अपना चैप्टर आप प्रिपेयर करके रखिएगा। टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे एक्रोनिम्स बनाने हैं, उसको लिखना है। डिटेल नोटबुक और समरी नोटबुक आपके साथ साथ बनती रहनी चाहिए। चलिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।
हमारे नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।